गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी MPPSC और UPPSC एग्ज़ाम्स के लिए सी सेट की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 6। इससे पहले 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। पांचों सेट्स के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे के सारे MPPSC और UPPSC एग्ज़ाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चंस थे। सीरीज को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहां पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्यूरी लग रही है तो। अगर आप किसी भी स्टेट PSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने स्टेट के अंदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के अंदर और उनको हम इस सीरीज़ के अंदर शामिल करें, तो आप इन क्वेश्चंस की PDF उठाएं और वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर सेंड कर दें। तो आने वाली सीरीज़ के अंदर हम उन क्वेश्चंस को भी शामिल कर लेंगे। आज की सीरीज़ का अपना सबसे पहला सवाल, स्क्रीन पर जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तुरंत के तुरंत आप उसकी लैंग्वेज को रीड कर लिया करें। देखना क्या कहा। 250 छात्रों की एक कक्षा में 90% छात्रों ने राजू के नीचे अंक किया है। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं 90% तो राजू के नीचे हैं। तो 10% क्या होगा, राजू से ऊपर? नहीं, 10% स्टूडेंट वो हैं जिनमें राजू भी शामिल है और बचे हुए टॉपर्स भी हैं। राजू के ऊपर कितने छात्रों का रैंक है? तो इजी वे में आप कर सकते थे कि भी 250 स्टूडेंट टोटल है, इनका निकाल लो 10%, कितना होगा? 25। तो इसका मतलब 1 से लेकर आपके पास रैंक चल रही है ऐसे 1 2 3 24 25 आगे 26। राजू से नीचे बचे हुए स्टूडेंट सारे के सारे हैं। इसका मतलब 10% स्टूडेंट तो क्लासरूम के आपके ये रहे। इसके नीचे 26 से लेकर 250 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं वो कौन है? 90%। राजू कहाँ है? तो 90% स्टूडेंट तो राजू से नीचे रह गए, तो इसका मतलब राजू यहाँ बैठा हुआ है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है राजू के ऊपर कितने स्टूडेंट्स का रैंक है। तो आप कह सकते हैं कि 24 स्टूडेंट्स राजू के ऊपर है। ये सवाल इतना इजी था, अगर आप ठीक ठीक प्रयास करते तो मेरे ख्याल से सवाल माइंड में हो जाता। कैसे भाई? 250 आपके पास टोटल, उनका 10% निकालोगे तो 25 आएगा। इसका मतलब इनके अंदर 90% तो राजू के नीचे है। ये जो स्टूडेंट आपने 25 निकाले हैं इनमें लास्ट रैंक जो है आपकी सबसे आखिरी नंबर के ऊपर राजू बैठा हुआ है, जो कि आपका 25वां नंबर। तो लास्ट नंबर आपका राजू को हो गया जो कि 25वां नंबर है। उससे ऊपर स्टूडेंट कितने रह गए आपके? 24। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, एक ठीक सा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यहां क्या दे रखा है? देखो, एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह, बैठने के लिए उसे 4 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। सांस लेने के लिए, अब टेंट है उसको बंद कर दिया गया, इसका मतलब सांस लेने के लिए हवा की भी नीड होगी। तो सांस लेने के लिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हिंदी में, इंग्लिश में तो करेक्ट है। तो इसे क्या करोगे? 80 मीटर क्यूब। 80 सेंटीमीटर क्यूब को 80 मीटर क्यूब करना, हवा चाहिए। टेंट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये जो है आपका टेंट, इसकी शेप है कोन के जैसी। मैंने आपको कहा था कि पीछे जब सवाल हम लोग कर रहे थे कि भी रेलवे की जो सीरीज चलाई थी उस सीरीज को आप देखें, आपके बेसिक्स बहुत शानदार हो जाएंगे। वहाँ सीरीज के अंदर, रेलवे सीरीज के डे 1 में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कोन का वॉल्यूम लिखा जाता है तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। इसका भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। ये लिखा जाता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर बेस की रेडियस r है और इसकी हाइट आपके पास h है तो वॉल्यूम लिखा जाएगा 1/3। बेस एरिया एक सर्कल है, πr², हाइट इसकी क्या हो गई? h हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई कोन की। अब देखो नीचे आदमियों को बैठाना है, हर एक आदमी को नीड है 4 मीटर स्क्वायर एरिया की। तो आप यहां से कह सकते हो कि बेस एरिया क्या होगा? 25 आदमी है, एक को 4 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, तो 25 गुणा 4, 100 मीटर एरिया स्क्वायर चाहिए आपको टोटल।
इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका मतलब बेस के बाद जितना भी स्पेस बचा हो वो सारा का सारा वॉल्यूम जिसमें हवा है। वॉल्यूम क्या होगा भाई, एक आदमी को कितना चाहिए वॉल्यूम, 80 मीटर क्यूब हवा। 25 आदमी है तो वॉल्यूम हो जाएगा 25 गुणा में 80, लिखा जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी, ये सवाल में दे रखी थी, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम में कैसे डील करते, डायग्राम की नीड नहीं थी। 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया कितना भाई 25 गुणा 4 इंटू में हाइट क्या आ जाएगा वॉल्यूम कितना है 25 इंटू में 80। 25 से 25 कटा, 4 से कैंसिल आउट कर दोगे 20 बार। H बराबर ये 3 उधर चला जाएगा, 20 गुणा में 3 60। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा आप कंटिन्यूस अगर सीरीज को देखते हैं, हर एक समस्या का आपको समाधान बताया जाता है। टाइम बशर्ते आपको निकालना ही पड़ेगा, टाइम निकालोगे तभी चीज़ों को सीख पाओगे। तो इतना ही सवाल था ये एग्जाम के अंदर डील करने लायक। चलो भाई अगला सवाल रीड करना जरा, क्या कहा। देखो अगले क्वेश्चन में इसने आपसे कहा कि 50 छात्रों की एक कक्षा में रघु का रैंक पोल के रैंक की दुगुनी है। रघु की जो भी रैंक है वो जो पोल की रैंक आई है उससे डबल है। जैसे पोल मान लो 10वें नंबर पर है तो रघु 20वें नंबर पर होगा। पोल अगर 8वें नंबर पर है तो रघु आपका 16वें नंबर पर होगा। 10 छात्र हैं जो रघु की तुलना में बदतर रैंक पर हैं, पोल का कक्षा में रैंक है। तो कुल मिलाकर के एक बात बताओ, स्टूडेंट आपके पास कितने हैं 50, टोटल स्टूडेंट आपके पास है 50। अब इसने लास्ट में एक बात कही है, रैंक अगर हम डिसाइड करें 1 2 3 इस हिसाब से तो नीचे रैंक आपकी कितने पर आ गई है 50 तक, ठीक है। अब इसने क्या कहा 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रघु की तुलना में बदतर रैंक पर हैं। टोटल 50 है, नीचे वाले 10 हटा दो, मतलब 41 से लेकर यहाँ तक के जो भी स्टूडेंट थे वो 10 स्टूडेंट्स आपने अलग कर दिए। इसका मतलब 40वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है आपका रघु, रघु को बैठा दिया 40वें नंबर पर, ठीक है। पोल की क्लास में रैंक पूछ रहा है। तो एक बात बताओ ये कुल मिलाकर के कितने स्टूडेंट हैं आपके पास 40 हैं। अब इसने स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में ही कहा था कि 50 छात्रों की एक कक्षा में रघु का रैंक पोल के रैंक की दुगुनी है। तो पोल का रैंक क्या होगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो कितने नंबर पर 20 नंबर पर। तो यहां पर बैठा हुआ 20 नंबर पर आपका पोल। यही आपका क्या हो गया, यहां से रिजल्ट ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना जरा। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से रीड करना, कुछ लैंग्वेज बड़ी है सवाल की। देखो क्या कहा, समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से भरी हुई हैं। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म काम में ली गई है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सेम कैपेसिटी, या फिर एक शब्द काम में लिया इसने समान धारिता। इसका मतलब क्या होगा, अगर पहली बोतल अगर आप 10 लीटर की लोगे तो दूसरी भी क्या होगी 10 लीटर की। अगर पहली आप 20 लीटर की लोगे तो दूसरी भी आपकी क्या होगी 20 लीटर की। तो ये लैंग्वेज का पार्ट होता है। सवाल को जितना ध्यान से करेंगे पढ़ेंगे उतना बेहतर तरीके से वो सोल्व होगा। समान धारिता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33 सही 1/3% तक भरी हुई हैं। वे सेव के रस से पूरी भरी जाती हैं और फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेव के रस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इजी वे में करते हैं इसको। देखो एक बोतल में संतरे का रस है, ऑरेंज का जो जूस है वो कितना है 33 1/3%। ये क्या होता है आपका 1/3। एक के अंदर आपके पास 35%। तो बेटर क्या रहेगा कि आप पहले ले लो बोतल ए, फिर आप ले लो बोतल बी, ठीक है। बोतल ए की मैं टोटल साइज ले लेता हूं कि कुछ मान लेते हैं सेम टू सेम वही साइज आपको किसकी लेनी पड़ेगी बी की। अब ऐसी संख्या मानो, जैसे बी की ऐसी संख्या मानो जिसका 1/3 करना आसान हो, तो आप कहेंगे सर 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये 10 लोगे तो ये भी 10 लोगे, उसका 3.5 लेना पड़ेगा आपको। 35% लोगे तो कितना आ जाएगा 3.5। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वो ले सकते हो। 10 लोगे तो 10 का 1/3 करना, पॉइंट्स में मामला चला जाएगा।
तो हम लोग क्या करें, जैसे 30 ले लेते हैं, 30 का 1/3 कर ले जाओगे, कितना आ जाएगा 10। ऐसा भी हो सकता था 300 मान लेते, ताकि कैलकुलेशन और ही आसान हो जाती। तो हमने क्या किया, ये मान लिया कि दूसरी बोतल 300 लीटर की है, तो पहली को भी 300 लीटर करना जरूरी है। यही सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पर काम की बात थी ना, सेम कैपेसिटी। तो इस कंडीशन को हमने जस्टिफाई कर दिया। अब देखना पहले वाली बोतल के अंदर ऑरेंज कितना है, तो पहले वाली बोतल के अंदर ऑरेंज जो है वो 35% है। साइज कितनी है बोतल की, 300 लीटर, 35%, तो 100 का 35% 35 होता है। 300 का 3 गुणा कर दोगे तो कितना, 105 लीटर। दूसरे के अंदर कितना है भाई, ये जितना भी माना है उसका क्या कर दो 1/3, तो कितना आ जाएगा 100 आ गया। अब अलग से जिसने क्या भरा, इसके अंदर एप्पल भरा है, कि जितना भी एरिया खाली था उसके अंदर एप्पल भर दिया। टोटल आपका 300 था, 105 भर दिया, तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा, इसको लेस कर देंगे हम लोग, तो 195 बच गया। 300 में से 100 भर दिया तो कितना बचा आपके पास 200। तो यहाँ पर जो एप्पल का जूस है वो कुल मिलाकर के इतना हो चुका है। आगे इसने सवाल में क्या कहा, जो मिक्सर आपका तैयार हुआ, दोनों बोतलों को आपने मिला दिया, सेब के रस का प्रतिशत आपको निकालना है। तो कुल मिलाकर के एप्पल का परसेंटेज आपको निकालना है। दोनों बोतलों का साइज क्या हो चुका है 600 लीटर। एप्पल कितना है भाई, उनमें से 200 और 100 395, 200 ये 195 ये, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो गुणा कर दो 100, ये इससे कट गया। 6 का डिवीजन करोगे 6 बार, 6 6 36, 3 बचा। 35 में डिवीजन करोगे तो 6 5 आपका 30, 65, और फिर आपके पास 5/6%। ये आपका क्या निकल के आ गया रिजल्ट। अब इम्पोर्टेंट बात यही है कि देखो सवाल एक तो आपको ठीक से पढ़ने हैं, तो एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखना था। 33 1/3% बहुत आसान वैल्यू है, पता होती है, तो इतना कुछ आपको नहीं करना था। टोटल भी क्यों लिख रहे वो सीधे सीधे आपने अज्यूम कर लिया है, सीधे सीधे आपने 2 साइज मानी है, उनका यूज करके आपने यहाँ पर रिजल्ट निकाला है। तो आई होप आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा, क्या कहा इसने। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, अटेम्प्ट कर सकते हो पैरेलल में तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कहा, ए एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए से, मतलब जितनी इफिशियंसी, जितनी दक्षता आपकी ए की है उससे 25% बढ़ा करके किसकी है, बी की। और सी की बात करें तो वो क्या है, बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, बचा हुआ काम अकेले बी को पूरा करना है। तो बी कितने दिन में करेगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो यहां से पहले तो रिलेशन बनाओ भाई, ए बी और सी की इफिशियंसी या जो दक्षता है उसके अंदर क्या रिलेशन है। तो एक एक करके मैं बात लिख रहा हूं। बी जो है ए से 25% अधिक इफिशियंट है, इसका मतलब अगर ए की इफिशियंसी अगर 4 है तो उससे एक ज़्यादा होकर के बी की इफिशियंसी हो जाएगी। इजी सी टास्क है। आगे उसने क्या कहा कि बी से 20% अधिक कार्यकुशल कौन है, सी। तो इसका मतलब 5 का 20% आपको निकालना है। 20% क्या होता है 1/5, 1/5 करोगे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब एक वो ऐड कर दोगे तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 6। तो इसने जो जो बात कही वो हमने फॉलो करवा ली कि बी जो है वो ए से 25% ज़्यादा अधिक कुशल है। फिर इसने कहा जो सी है आपका वो बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। अब काम की बात करते हैं, एक्चुअल में काम क्या है। और इस इफिशियंसी को आसान भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर काम करने इनको काम दे दिया जाए तो ए हर रोज 4 पेड़ लगाएगा, बी हर रोज 5 पेड़ लगाएगा और सी हर रोज 6 पेड़ लगाएगा। शुरुआत में क्या कह रहा था कि ए किसी पर्टिकुलर काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। हर रोज ए 4 पेड़ लगाता था, तो 30 दिन में इसने कुल मिलाकर के कितने पेड़ लगा दिए भाई 120। ये तो क्या है टोटल वर्क। आगे इसने फिर बात कही है इफिशियंसी को एक्सप्लेन करने के बाद कि उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। एक साथ तीनों मिलकर के काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं भाई 3 दिन तक।
हर रोज कितने पेड़ लगाएंगे, 4 ये लगाएगा, 5 ये लगाएगा, 6 ये लगाएगा, 6 5 11 और 4 15। तो इसका मतलब इन्होंने 120 पेड़ों में से 45 पेड़ लगा दिए। कितने बचे, 5, यहाँ से हो जाएगा 5 और ये 7, 75 ट्रीज आपके क्या हो गए रिमेनिंग, लिखा जा सकता है। अब कह रहा है कि अगर ये बचा हुआ काम हम लोग बी से पूरा करवाएं तो बी कितने दिन में करेगा, तो कॉमन सेंस लगा लो, सिंपल है। क्या कहोगे कि बी जो है हर रोज 5 पेड़ लगा देता है, 75 लगाने हैं, कितने दिन में लगा लेगा, तो आप कहेंगे 15 डेज में। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। तो आप यहाँ पर, मेरा प्राइम फोकस ये रहता है कि जो जैसी एग्जाम होती है उसकी डिमांड के हिसाब से हम लोग सवाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। टाइमिंग की जहाँ बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं होती है तो वहाँ स्टूडेंट के पास एक अप्रोच और भी हो सकती है कि वो चीज़ों को आसान भाषा में कन्वर्ट कर ले, उसके हिसाब से उनको डील करना स्टार्ट कर दे जिससे उसके सवाल ना छूटे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्या कहा अगले सवाल में। देखना जरा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब यहाँ से काम की बातें सुनना। एक ट्रेन हमारे पास ये वाली है, इस ट्रेन की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 287 मीटर। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई नहीं पता तो हमने मान ली x मीटर। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो इसने दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। उस वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें दे रखी है 37 किलोमीटर पर आवर। जब भी कभी दो ट्रेन आमने सामने आ रही होती हैं, एक इधर से एक इधर से, एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं, या ट्रेनें दोनों एक ही दिशा में क्यों ना चल रही हों लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो इनकी जो कंबाइंड लेंथ होती है, इनकी जो कंबाइंड लेंथ होती है इसके बराबर इन्हें टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात और सुनना कि जब भी कभी दोनों ट्रेन आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जैसा कि यहाँ भी है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो फिर उस केस में काम करने लग जाती है स्पीड रिलेटिव। आमने सामने जब चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, तो स्पीड रिलेटिव यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगी। सेकंड बात, स्पीड रिलेटिव सापेक्ष चाल क्या होगी, 80 प्लस का 37, तो सापेक्ष चाल जो है यहाँ पर आपके पास हो जाएगी 8 3 11 117 किलोमीटर प्रति घंटा, लिखा जा सकता है। अब आगे थोड़ा सा सुनना इस बात को ध्यान से कि अब सवाल कैसे सोल्व होगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि भाई डिस्टेंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड आपके पास आपकी है 117 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है आपके पास 18 सेकेंड। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि 18 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर की और स्पीड रिलेटिव आपकी चल रही थी 117 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब दोनों ट्रेनों ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो आप लिखेंगे 117। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, आगे का टाइम किसके अंदर है, सेकंड के अंदर। तो आप इससे क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में बदलोगे ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए और रिजल्ट में आ जाए हमारा मीटर के अंदर। क्या किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं पता है तो कुछ ऐसा समझो कि आपको दे रखा है 117 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर की जगह आप लिख सकते हैं 1000 मीटर, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से क्या बचेगा, 5/18। तो कई बार बच्चा ये कन्फ्यूजन पैदा कर लेता है माइंड के अंदर कि मैं 5/18 से करूं या 18/5 से करूं। स्ट्रेस लेना ही नहीं है, किलोमीटर की जगह मीटर रख दो, घंटे की जगह आप सेकंड्स लिख दो, तो इजी वे में आपका सवाल वैसे ही सोल्व हो जाएगा। चलो आपने इसको रखा, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, गुणा कर देते हैं 17 5 85 और 5। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की जो कुल मिलाकर के लंबाई है वो कितनी है, 585 मीटर।
एक ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी थी भाई इसने 287, इसको इसमें से क्या कर दो लेस, 8 7 15, यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 9 बचेगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 298 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई। अब देखो ये जो पार्ट है आपका ऊपर वाला, ये सारा का सारा किस चीज़ का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग का। कन्वर्जन किसका पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग का। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम आप लिखते ही हैं। दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो खुद की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेंगी, स्पीड रिलेटिव आमने सामने आ रही हैं तो ऐड हो जाएगी। असल में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप एग्जाम में सीधे सीधे ही यहाँ से डील कर सकते थे। एक बार के लिए करके बता देता हूँ। देखो एग्जाम में क्या करते, एग्जाम में ये करते कि भाई एक 80 की स्पीड से जा रही है, एक 37 की, तो कुल मिलाकर के स्पीड रिलेटिव 117 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदल लो 5/18, ये स्पीड हो गई। इसको टाइम 18 सेकंड से गुणा कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 585। इसका मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ मिलाकर के कितनी है 585। एक ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 287, तो उसको लेस कर दोगे यहाँ से 8 9 और 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 298 मीटर। तो ये कब करते हो आप, जब सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता हो कि भाई थ्योरी का सेक्शन ये है, स्पीड रिलेटिव आपका ये होता है, ट्रेनों की लेंथ क्यों जुड़ रही है, ये सारे लॉजिक अगर आपके क्लियर हैं तो ये सवाल आप एक लाइन में डील कर सकते थे। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा क्या कहा कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। कुकिंग ऑयल जो है उसकी प्राइस 25% से इंक्रीज हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। आसान लैंग्वेज में समझना कि मान लो परिवार जो है पहले 100 रुपये का कुकिंग ऑयल लेकर के आता था, 100 रुपये का x लीटर मान लो। अब क्या हुआ, महंगाई है वो आपकी 25% बढ़ गई। इसका मतलब अगर आप दुकान पर जाते हो, पहले x लीटर लाते थे, आज भी x ही लीटर आपको चाहिए, तो दुकान वाला कहेगा कि भाई देखो ऐसा है, महंगाई बढ़ चुकी है 25% से। तो पहले जो चीज़ आप 100 रुपये में लेकर आ रहे थे, अब उसके 25% मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आपको देने पड़ेंगे 125 रुपये। आप कहते हो कि यार 125 दे देंगे तो फिर तो फैमिली का बजट ही बिगड़ जाएगा, तो फिर तो आप उससे ये कहते हो कि नहीं, हमें तो उतना का उतना ही अपना बजट मेंटेन करना है कि भाई हम तो वही 100 रुपये देंगे। तो दुकान वाला क्या कहेगा, देखो भाई ऐसा है 125 रुपये में x केजी आता है, आपको 100 रुपये में कुछ पर्टिकुलर केजी मिलेगा, तो इसका मतलब मिला कितना नहीं, आपको 25 रुपये जितना नहीं मिला। 25 रुपये जितना सामान आना चाहिए था वो नहीं मिला। कौन से भाव में, आज की डेट के भाव लगेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 125 के बेसिस पर 25 रुपये का सामान नहीं मिला, प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रिजल्ट कितना आ गया 20%। यहाँ से कोई अनवांटेड लाइन बनाने की भी नीड नहीं थी, इसको आप थोड़ा और आसान भी कर सकते थे। क्या कि एक बार बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई तो सीधे सीधे लिखते कि भाई पहले 100 रुपये का सामान लाते थे, वही सामान अगर आज आपको चाहिए तो 125 रुपये देने होंगे। लेकिन परिवार ये कह रहा है कि नहीं भाई हमें 125 का सामान नहीं लेना, हम तो आज भी 100 का ही खरीदेंगे, तो 25 रुपये का सामान कम आएगा। कितना कम होगा, तो आज के भाव के हिसाब से देख लो, 125 चल रहा है, परसेंटेज में बदल दिया, ये कटा 5 बार, 5 से इसको काट दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 20%। इसका मतलब परिवार का जो टोटल कंजम्पशन था केजी के अंदर वो कितना डिक्रीज हो चुका है यहाँ से 20%। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। जैसे ही 1 किलोमीटर खत्म होगा 4 मिनट के लिए वो क्या करेगा, रेस्ट। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो थोड़ा सा बात को डिटेल में समझना कि भाई अगर आदमी 1 ही किलोमीटर की दूरी तय करता तो क्या होता, सीधे सीधे यहाँ से आदमी चला और यहाँ पर आदमी जाकर के रुक गया, बीच में कहीं रेस्ट करना था नहीं।
1 किलोमीटर खत्म ही हो गया, उसके बाद वो रेस्ट करे चाहे कुछ भी करे। लेकिन अगर आदमी को 2 किलोमीटर जाना होता तो 1 किलोमीटर पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या करता है आदमी 4 मिनट का रेस्ट करेगा, फिर आदमी वापस से चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 3 किलोमीटर जाना होता तो क्या करेगा, यहाँ पर वो 4 मिनट का फिर से रेस्ट करेगा और 1 किलोमीटर चलेगा और फिर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से ऑल ओवर आप कंक्लूजन देखते हैं कि अगर आदमी को आप 4 किलोमीटर चलाते, आदमी को अगर आप 5 किलोमीटर चलाते, आदमी को अगर आप 6 किलोमीटर चलाते, 6 किलोमीटर हो गए तो रेस्ट कितनी बार हुआ, हर किलोमीटर के बाद उसे रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट दिया कितना है, 4-4 मिनट का। आखिरी किलोमीटर में कभी भी रेस्ट नहीं करना होता, रीजन आखिरी किलोमीटर तो उसका डेस्टिनेशन होता है। यहां से अगर हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो आप कहोगे कि भाई हर किलोमीटर के बाद रुकता है, तो डिस्टेंस कितनी और ब्रेक्स कितने, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर 1 ही किलोमीटर जाना है तो ब्रेक 0 होंगे, अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो ब्रेक कितना होगा 1, अगर 3 किलोमीटर वो जाएगा तो ब्रेक कितने होंगे 2, अगर वो 4 किलोमीटर जाएगा तो ब्रेक कितने होंगे 3। तो ऑल ओवर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर आदमी n किलोमीटर जाएगा आखिरी पॉइंट के ऊपर तो वो वैसे भी आखिरी जो किलोमीटर है उसमें तो वैसे ही वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब n किलोमीटर की जर्नी में n-1 क्या हो गए, उसके ब्रेक्स हो गए। ये कब लागू होगी बात, ये तभी लागू हो सकती है जब आदमी क्या करता है, हर 1 किलोमीटर के बाद गैप लेता है। अगर यही बात 2-2 किलोमीटर वाली होती तो फिर दिमाग लगाते, 2 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद, छठे में तो वो पहुंच ही जाता, तो वो फिर पैटर्न दूसरा हो जाता आपका। कहने का मतलब एक ही लॉजिक से चाहे वो कितने ही टाइप के सवाल क्रिएट करे कि आदमी 1 किलोमीटर बाद रुकता है या 5 किलोमीटर बाद रुकता है। अगर ये बात आपके समझ आ गई है तो फिर इस सवाल में कुछ है नहीं। देखो 6 किलोमीटर की जर्नी में आदमी 5 बार रुका और हर ब्रेक उसका कितनी देर का था, 4 मिनट का, तो 20 मिनट तो यहीं लग गए उसको। इसके अलावा उसने जर्नी को चल करके भी तो तय किया है, तो चलेगा कितनी दूर भाई, 6 किलोमीटर उसको जाना है, और जब भी वो चलेगा तो स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 6/8 घंटे लग गए, लेकिन मैं मिनट में ऐसा लिखना चाहता हूं तो गुणा कर दूं 60 से, मिनट आ जाएगा। देखना जरा, 2 से कैंसिल आउट करोगे 3 बार, 4 बार, 4 से कैंसिल आउट करोगे 15 बार, तो इसका मतलब 45 मिनट्स उसे किस में लग जाएंगे, चलने में। कि आदमी अगर नॉन स्टॉप जाता तो उसे 45 मिनट तो लगते ही लगते, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है कि जब भी वो चलेगा तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। 45 तो रख नहीं थे, नया काम क्या हो गया, बीच बीच में उसके ब्रेक्स चल रहे हैं, तो सबको ऐड कर दो, जर्नी पूरी की पूरी मिलाकर के कितनी देर में कवर होती है, यहाँ से 65 मिनट के अंदर। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इन फ्यूचर एग्जाम्स जो आपकी होती हैं या एग्जाम हॉल के अंदर कभी भी आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। एक बार के लिए बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, एक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हुई, इसका मतलब इस पैटर्न पर और कोई भी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप इजी वे में कर लेंगे। ना कोई आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला ध्यान रखना है, ना कोई फालतू सी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि इन ट्रिक में ऐसा होगा। ठीक है, सिंपल आपका कॉमन सेंस है। जर्नी को थोड़ा सा अज्यूम करने का प्रयास करो, फिर एक रफ आइडिया लो कि भाई कितनी बार रुकेगा, हर बार रुकता है तो कितना टाइम है, तो रुकने का टाइम ये हो गया। अगर वो नॉन स्टॉप चलता है, क्योंकि चल रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड दे रखी है, उसके हिसाब से चलने में कितना टाइम लगा, 45 मिनट। तो पूरी जर्नी में उसे कितना टाइम लग गया, यहाँ से 65 मिनट। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना, एक मल्टीप्लाई पूछा आपसे, सिंपल सा। क्या कहा इसने कि भाई एक तरीका तो इसको डील करने का ये है कि 515 को मल्टीप्लाई करना है 485 से। तो आप एक अप्रोच ये फॉलो कर सकते हो जो एकदम जनरल तरीका है कि आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप इसको इजी वे में डील कर सकते हो। दूसरा जो काम का तरीका है उसको थोड़ा सा देखना। ये जितने भी टाइप के आपके सवाल होते हैं हमेशा ही एक फिक्स पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। वो फिक्स पैटर्न क्या है कि 515 को मल्टीप्लाई करना था किससे, 485 से।
एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये इनके बीच का जो नंबर है वो 500 है, ये 500 से कितना ज़्यादा है भाई, 15 ज़्यादा है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 500 से कितना कम है, 15 कम है। तो इसका मतलब ये वाली बात 515, ये वाली बात आपकी 485। कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है भाई, तो इसका जो पैटर्न बन रहा है ये अगर मैं ए मानूं और इसको बी मानूं तो ए प्लस बी, और इधर क्या बन गया ए माइनस बी। इसका ऑल ओवर कंक्लूजन क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो असल में देखा जाए तो ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं, अलजेब्रा पर बेस्ड होते हैं। अगर आप इस बात को पकड़ ले जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। बात नहीं पकड़ पाते हैं तो इस तरीके से भी डील कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो सीधे सीधे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया अभी देखना जरा। सीधे सीधे आप देखोगे तो इस बात को इसके साथ अप्लाई कर दो, ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए आपने ये माना था, बी आपका ये, फिर ए माइनस बी। क्या करना है, ए का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है तो स्क्वायर होने पर 4 जीरो बन गए, माइनस 15 का स्क्वायर क्या करोगे 225। 25,000 में से 200 चला जाएगा तो 24,800, 75 और लेस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, 24,800 तो हो ही गया था, 775। या फिर इसको सीधे सीधे आप लेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या गड़बड़ की है भाई, आंसर कैसे नहीं मैच खा रहा अपना। 225 लेस करोगे तो 725 आपका बनना चाहिए था, 24,000। देखना जरा भाई, ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। 25,000 में से 5 चला गया, 7 चला गया, 7 चला गया। ठीक है भाई, 1000, 10,000 लाख, ओके ओके ओके। देखो गड़बड़ कर रखी है मैंने, रीड गलत कर दिया। 25,000 नहीं है ये, 2,50,000 है। तो या तो सीधे सीधे लेस कर दो, मैं वो अलग ही कॉमन सेंस लगा रहा था। 2,50,000 में से 200 चला गया तो कितना बचेगा, 2,49,800, और 25 और भेज दोगे तो 2,49,775। या फिर आप सीधे भी लेस कर सकते हैं। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम हॉल में जो करने लायक बात थी वो बस आपकी इतनी सी थी। एग्जाम में कैसे करते उस बात को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो, कि अगर आप बात को पकड़ जाते कि भाई ये पैटर्न ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो ए की वैल्यू 500, बी की वैल्यू 15, तो 500 का स्क्वायर करते तो 25 और उसके आगे क्या लग जाते 4 जीरो। इसमें 15 का स्क्वायर मतलब 225 आप लेस कर देते, इस टाइप से लेस कर देते तो यहाँ से बचता आपके पास 7, 7, 9, 4, 2। ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, भविष्य में इस पैटर्न के ऊपर कोई भी और भी लंबा चौड़ा सवाल क्रिएट किया जा सकता है। बस ध्यान क्या रखना है, डिफरेंस आपको बड़ा ही पर्टिकुलर तरीके से मेंटेन करके दिया जाता है। देखना भाई अगला सवाल, देखो क्या कहा, एक वॉलेट के अंदर एक बटुए में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। बटुए में कुल कितने रुपए हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। कुछ आपके पास क्या है, 10 रुपए के नोट हैं और कुछ मिलाकर के देखोगे तो आपको मिलेंगे 50 रुपए के नोट। ठीक है भाई, रेशियो कितना दे रखा है, 10 रुपए का अगर आपके पास एक नोट है तो इसका मतलब 50 रुपए के 2 नोट, और टोटल मिलाकर के कितने नोट हैं आपके पास 3। लेकिन कह रहा है कि 3 नहीं है भाई, 3 ना होकर कितने हैं 12, तो 4 से गुणा किया, 4 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रुपए के 4 नोट आ गए और 50 रुपए के 8 आ गए। कितने रुपए बनेंगे, 10-10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए तो आपके ये बन गए, और 50 रुपए के हिसाब से 8 गुणा 8 नोटों के 400 रुपए आपके ये बन गए। दोनों का एडिशन कर दो तो कुल रुपए कितने आ गए आपके 440 लिखा जा सकता है। ये असल में देखा जाए तो सवाल इतने डिटेल में करने के होते नहीं हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है जहाँ किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो रहा है तो उन सवालों को बहुत डिटेल में नहीं करना। अगर वैल्यूज हैं वो बड़ी आसान दे रखी हैं तो भी सवाल को डिटेल में नहीं करना। 1:2 में है, टोटल मिलाकर के 3 ना होकर के किसको बता रहा है 12 को। 4 से गुणा किया, इसका मतलब 10 रुपए के नोट 4 आ गए,
तो 40 रुपये ये हो गए। 100 रुपये के 50 रुपये के कितने नोट हो गए आपके पास? 8। 8 गुना 50 400 रुपये ये हो गए। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतनी ही दूर में आपका एग्जाम में समाप्त हो जाना चाहिए, या फिर यूँ भी कह सकते हो कि भाई आप इसे माइंड में कर सकते थे, ऐसा संभव था। चलो भाई देखना जरा अगले सवाल को। देखो क्या कहा, किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। आसान कैटेगरी के सवालों में इनको रखा जाता है। इससे मैं मान लेता हूं कि मेरी लंबाई है x, इससे मान लेता हूं चौड़ाई y, एरिया लिखा जाता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इनटू में विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एक तो आपका क्या है, फर्स्ट केस है, पहला केस, और फिर एक आपके पास क्या बनता है, दूसरा केस। बातें क्या क्या काम में लिए उसने कि भी लंबाई 40% बढ़ाएगा तो मतलब तो पता हो 40% का, तो आप लिखोगे 40% की जगह अपोन में 100, 20 से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 5। ऐसे ही 20% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1/5। एरिया आपको पता है, दोनों ही केसेस में एरिया को फॉलो करना है। पहले केस में एरिया कितना, दूसरे केस में एरिया कितना। तो आप ऐसा कर लो, जैसे इसने क्या कहा कि लंबाई 40% बढ़ा दी, इसका मतलब पहले लंबाई अगर 5 थी तो उसमें 2 का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले लंबाई आपके पास 5 थी पहले केस में, दूसरे केस में कितनी हो गई, 7। ठीक है। ऐसे ही चौड़ाई की बात करें तो देखना, पहले केस में चौड़ाई आपके पास 5 थी तो दूसरे केस में 1 बढ़ करके घटा दी जाती है, सॉरी 1 कम कर दिया जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 4 लिखा जा सकता है। अब क्या करो, सीधे सीधे दोनों चीज़ों का रेशियो ले लो कि पहले एरिया कितना है 25, बाद में कितना है 28, इसका मतलब एरिया बढ़ा कितना, 3। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ, किस पर, 25 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 4 बार कट गया तो रिजल्ट कितना आ गया, 12% लिखा जा सकता है। अब देखो काम की बात सुनना, ये आपका पहले का काम होता है, ये फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों का कंपैरिजन चलता ही है। एग्जाम में इस सवाल को कैसे करते, तो सीधे सीधे आप देखते कि भाई 40% का मतलब होता है आपका 2/5। आयत की लंबाई को बढ़ाया गया तो आयत की लंबाई पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो गई, 7। चौड़ाई 20% कम की गई, 20% 1/5 होता है, इसका मतलब पहले आपकी लंबाई 5 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 4। 25 से एरिया 28 हो गया, 3 का इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल एरिया 25 था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाता, 12%। तो ये आपकी अप्रोच होती हैं ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने की, कि इस तरीके से अगर आप एग्जाम में डील करने की आदत डाल लेंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। देखना भाई अगला सवाल क्या कहा, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। देखो हम लोग क्या कर देते हैं, टोटल काउंट कर देते हैं, संख्याएं कितनी है, 5। थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है सवाल में एक्चुअल में। देखना क्या कहा, पहली 4 संख्याओं का एवरेज, 4 नंबर है इनका एवरेज, क्या कह रहा है, 5वीं संख्या का 3 गुना। तो इसका मतलब अगर 5वीं संख्या आपके पास x है तो इन सभी चारों संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 3x होगा। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, टोटल करना चाह रहे हैं कि पांचों संख्याओं का टोटल क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भाई एक नंबर की वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या बताता है, हर एक नंबर की वैल्यू, कि जैसे किसी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के वजन का जो एवरेज है वो मान लो कह दिया जाए 45 किलो, इसका मतलब हर स्टूडेंट के पास 45 केजी की वैल्यू आएगी। नंबर कितने थे भाई, शुरुआत वाले 4, हर एक का एवरेज 3x, तो सबका सम 12x। 5वां नंबर आपके पास x आ गया, कुल मिलाकर के 5 नंबर हैं और सबका एवरेज 85.8 बताया। टोटल कर दिया, अलग अलग टोटल किया, एक साथ कर दिया, ये बना आपके पास 13x बराबर, मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 8 40, 0 25 और 4 आपका 29, 8 5 40, 41 42। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, 13 3 आपका 39, 3 बचेगा, फिर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33।
पूछ क्या रहा है, पांचवी संख्या बताइए, तो पांचवी संख्या तो आपकी यही है। ठीक है, एग्जाम में ऊपर वाली बात लिखने की मेरे ख्याल से नीड नहीं थी। रीजन सिंपल सा है कि जो बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है उसको फिर से क्यों लिखना है, तो आप डायरेक्ट इसी बात को लिख लेते और इससे आपका रिजल्ट निकल के आ जाता। अगला सवाल देखना जरा क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है और अब भी वह पहले ही जितनी बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको डील करने का भी ठीक तरीका हम यूज करेंगे। आप लिखते हो इनकम, मतलब जो कुछ भी कमाया वो दो हिस्सों में चला जाएगा, एक आपका एक्सपेंडिचर और दूसरी आपकी सेविंग। अगर हिंदी में कहें तो आप कह सकते हो आय जो है आपकी वो लिखी जाती है व्यय प्लस बचत। अब बात को हम इजी वे में ले रहे हैं, तो मान लो यहाँ पर सोनू ने क्या किया, 100 रुपये कमाए। ठीक है, 20% क्या कह रहा, 15% बचा लेती है, इसका मतलब 15 रुपये उसने बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए भाई, 85। ये उसके साथ हो रहा है स्टार्टिंग में, शुरुआत में सोनू के साथ ऐसा होता है, 100 रुपये कमाती है, 15 रुपये बचा लेती है, तो जायज़ सी बात है 85 रुपीज़ को खर्च कर देगी। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, तो मैं बढ़ी हुई इनकम ना निकाल करके क्या लिख दूं, एक्स्ट्रा जो भी आया, 100 रुपये कमाती थी, 20% बढ़ी, मतलब 20 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, अब क्या कह रही है, वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, नई बचत क्या होगी, नई बचत 0। अगर ये कहती कि अब पहले की 10% बचत उसकी बढ़ जाती है, तो 15 का 10% निकालते कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो एक्स्ट्रा जगह चला जाएगा। ठीक है भाई, अब उसने कोई एक्स्ट्रा बचत की नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाए थे, ये किस में चले गए, खर्चे में। ये एक्स्ट्रा इनकम है, ये एक्स्ट्रा उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसकी एक्स्ट्रा सेविंग है। क्या पूछ रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले खर्चा कितने का था, 80 का, अब एक्स्ट्रा खर्चा कितना है, 20 रुपये का, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसी को तो इंक्रीज कहा जाता है, प्रतिशत में बदलोगे गुणा 100, 4 से काटा, सॉरी 5 से काट दिया 17, तो ये आ गया आपके पास 400 डिवाइड बाई 17, 2 बार 6 बचा, 17 3 51 पॉइंट्स में दे रखा है, 23 पॉइंट समथिंग आपका जो भी रिजल्ट है। ठीक, आगे तक भी सोल्व हो रहा है ना, 17 3 51, 9 बचा, 17 5 85, 23.5% लिखा जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ना करके इस सवाल को ऐसे करने लग जाते हैं। बात को समझना जरा कि पहले जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 रुपये, 85 खर्च कर दिया, 15 बचा लिया, 20 बढ़ गई, तो अब इनकम 120 है और ये एज इट इज उसका मेंटेन है। फिर उसको बैलेंस करते थे कि अच्छा 15 है तो इसका मतलब 105, तो यहाँ पर 85 रुपये पहले बचाती थी, 105 अब बचा रही है, इसका मतलब 20 रुपये का इंक्रीज हुआ है, 20 का किस पर हुआ है, 85 पर। घूम फिर के यही बात, मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक बार इस पैटर्न से समझ डेवलप कर ली तो एक तो ये आपकी कैलकुलेशन को ख़त्म कर देगा, और दूसरा काम ये हो सकता है कि अगर यहाँ समझ डेवलप हो ही गए हैं तो आप इस पर्टिकुलर सवाल को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डील कर सकते हैं। मेरे साथ सोचने का प्रयास करना, क्या सोनू 100 रुपये कमाती है, 85 रुपये खर्च कर देती है, 15 उसकी बचत है इस वजह से, तो इसका मतलब हमें एक्सपेंडिचर में जो खर्चा हो रहा था उसमें परसेंट इंक्रीज निकालना है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो बेस में रख देंगे, 85 कमाए, अब 20% ज़्यादा मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा है, क्या उसने एक्स्ट्रा बचत की, नहीं की, तो 20 रुपये जो कमाए हैं वो बचत में तो गए नहीं एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब वो सारे के सारे एक्स्ट्रा खर्चे में चले गए। तो पहले 85 का खर्चा हो रहा था, अब 20 रुपये ज़्यादा का होगा, किसके ऊपर निकालना है, 100 के बेसिस पर। 5 से काट दोगे तो 4 बार 17 बार, 400 में डिवीजन 17 2 34, 6 बचा, 17 3 51, 9 बचा, 17 5 85। तो असल में देखा जाए एक बार अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये बड़ी ही आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखना भाई, देखो इसने क्या कहा, एक समचतुर्भुज रोम्बस है कि विकर्णों की लंबाई 16
सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि भाई रोम्बस के जब आपको डायगनल्स गिवन होते हैं तो एरिया लिखा जाता है डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 डिवाइड बाई 2। तो एक तरीका तो ये था कि इन सवालों को आप एग्जाम में कुछ ऐसे डील कर सकते थे, डायगनल 1 डायगनल 2 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ जाता है 96 आंसर। ठीक है भाई, ये तब की बात है जब फॉर्मूला आपको याद है। फॉर्मूला नहीं याद है तो मैंने, अगर आप कंटिन्यूअस इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था क्या कि रोम्बस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगता है। तो मान लो जिस बच्चे को ये बात नहीं पता लेकिन उसे ये पता था कि भाई रोम्बस का कोई भी सवाल आएगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो रोम्बस का वो डायग्राम बनाएगा, चारों साइड इक्वल है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, 90 डिग्री पर डायगोनल या विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो हिस्सों में। तो ये अगर 16 का है तो ये कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8, ये टोटल 12 है तो ये कितना होगा 6 और ये भी 6, एंगल सारे 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लिखोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बेस 8 मान लिया तो हाइट 6। ऐसे ही आपके पास 4 के 4 बनेंगे, 8 6 90 डिग्री, 6 8 और 90 डिग्री, 6 8 और 90 डिग्री। तो क्या कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो, सोल्व करोगे ये आ जाएगा 2 बार कटा, 8 6 48 गुणा में 2। तो एक तरीका हमने ये भी सीख रखा है कि कोई बात नहीं है, एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गए तो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। फॉर्मूला याद है तो चलो तुरंत कर ही लोगे, नहीं याद है तो ये बात आप हमेशा माइंड में ध्यान रखना कि रोम्बस या समचतुर्भुज के अंदर डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री एंगल तो बनेगा ही बनेगा, एक दूसरे के दो बराबर बराबर हिस्से भी यहां पर वो क्रिएट कर देते हैं। चलो भाई अगले सवाल की बात करें। देखो, एक कक्षा में, एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर कितना है 69। एक क्लास है उसके अंदर एग्जाम लिया गया होगा, 30 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्कोर आया 69। बाद में ये पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय क्या लिख दिया 88। नंबर कितने आए थे 58, लिख कितने दिए 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था, वास्तव में स्कोर कितना था। तो आप उस गलती को सुधारो। उस बच्चे के नंबर कितने दे दिए, उसने 88 दे दिए, ठीक है, उसके आए कितने थे 58, कितने एक्स्ट्रा नंबर दे दिए उस बच्चे के, तो आप कहेंगे कि सर 30 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। क्लास का एवरेज कितना चल रहा है 69, 30 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं उस बच्चे को, तो 30 उस बच्चे से छीनोगे तो इसका मतलब वो पूरी क्लास का जितना भी टोटल बन रहा था उसमें से 30 कम होंगे। और पूरी की पूरी क्लास पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये फर्क 30 बच्चों में आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक बच्चे का जो एवरेज स्कोर है वो 1 गिर गया है। तो 68 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर नया एवरेज। कैसे निकलता है, तो मैंने आपको एवरेज के अंदर बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रेशियो चैप्टर पढ़ाया, एवरेज चैप्टर पढ़ाया भी जा चुका है, 0 टू हीरो के अंदर एक तरीके से लगभग हमने 200 सवाल डिस्कस किए थे और 9 या 10 सेशन होंगे। बीवी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, रेलवे सीरीज के अंदर एवरेज के 4 या 5 आपको सेशन मिलेंगे, 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, वहाँ जाएं और उनको देख लें, तो वहाँ से आपको बीवी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, असल में यहाँ जो बैलेंस कर रहे हैं बेस वैल्यू जो पुराना एवरेज है उसी को मान लिया, तो ये सवाल माइंड में हो सकता था। कैसे, 88 दे दिए, 58 देने थे, कितने ज़्यादा दे दिए 30 नंबर पूरी क्लास से छीनोगे, हर एक बच्चे पर कितना फर्क पड़ेगा, तो 30 डिवाइड बाई 30 स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे का 1 नंबर कम हो गया, मतलब हर बच्चे का एवरेज 1 से डिक्रीज होगा, तो नया एवरेज कितना मेंटेन हो जाएगा 68। तो ये असल में देखा जाए तो इस पैटर्न की अप्रोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई क्या कहा,
ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया है। ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक दिए हैं, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। अर्जित लाभ कुल 31,800 है। तो ए का हिस्सा देखो, जिस रेशियो में पैसे लगाए जाएंगे उसी रेशियो में फ़ायदा होगा। अगर लोग शुरुआत में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एंड तक मेंटेन रहते हैं। कई बार पार्टनरशिप या जो आपकी हिस्सेदारी के सवाल होते हैं, साझेदारी के जो सवाल होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि एक आदमी कुछ टाइम तक पैसा लगाता है, फिर अपना कुछ पार्ट या तो निकाल लेता है या सारा ही पैसा निकाल लेता है या कुछ पैसे और भी लगा देता है। तो वहाँ पर बिजनेस वैल्यू काम में लिया जाता है कि मनी इनटू में टाइम, कि आपने कितना पैसा लगाया इनटू में कितने टाइम तक, तो वो आपके पैसे की बिजनेस वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर तो सिंपल है, टाइम तो दिया ही नहीं है, तो क्या करना है, सीधे सीधे ये दिमाग लगाएं कि भाई ए ने कितना लगाया है, बी ने कितना लगाया और सी ने कितना लगाया है। ठीक, ए ने बी के कंपैरिजन में, इसने जितने भी लगाए इससे 5,000 ज़्यादा, सी ने क्या किया, बी की तुलना में 6,000 ज़्यादा। तो मैं मान लेता हूँ सी ने x रुपये लगाए, तो बी कितना लगाएगा, x प्लस इससे 6,000 रुपये ज़्यादा लगा देगा। और ए कितना लगाएगा, इससे भी 5,000 ज़्यादा, तो इसमें 6,000 में 5,000 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11,000। तीनों ने मिलकर के कितना पैसा लगाया, 53,000। x 3x बराबर 11 और 6 आपका कितना हो गया, 17। 17 आप यहाँ से लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 36,000। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहाँ से 12,000 लिखा जा सकता है। अब आपको पता चल गया कि भाई 12,000 तो इसने लगाए, सी ने आपके कितने लगाए, 12,000। बी कितने लगाएगा भाई, 6 और ऐड कर दो, 18,000। और ए कितने लगाएगा, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, एक्स में 11 जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 23,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो कुल मिला करके ये आपका 18, 12, 30 और 3 53। तो आप क्या कहोगे, कुल मिला करके 53 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। ए का हिस्सा 23 है, बी का 18, सी का आपका 12 है। ए का हिस्सा प्रॉफिट में, तो ए का हिस्सा 23 है, किस में से, 53 में से, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉफिट कितने का, 31,800 का। तो उसका 23/53 निकाल दो, कितनी बार कैंसिल आउट हुआ भाई, ये आपका 6 बार हो रहा है और 2 जीरो लग गए, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो 6 3 18, 12 और 1 13, 13,800 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते थे कि 53,000 टोटल है आपका इन्वेस्टमेंट है, और इसके अंदर ए बी सी एक सीक्वेंस में पैसा लगा रहे हैं, 5,000 ज़्यादा 6,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कर दो आप, 53 रुपीज़ का कर दो। एक्स, ए सी ने कितने रुपए लगाए हैं, एक्स, तो बी कितने लगाएगा, इससे 5 ज़्यादा और इससे भी 6 ज़्यादा कौन लगा देगा, आपका ए। हो गया एक्स 3x की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल गई, आ गई 16। जब आप इसमें से लेस कर दोगे, 11 और 5 16, 1 मिनट, सही तो चल रहा है ना, यहाँ से सॉरी, यहाँ आपका 6,000 था, ठीक है, और इसने जितना भी लगाया उससे 5 ज़्यादा, ठीक। 11 और 6 17, 17 उसमें से लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 17 आप लेस करोगे तो 36। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 12। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 53 रुपये लगाए गए। ए का हिस्सा कितना है, x प्लस 11, तो इसका मतलब 23 है, और असल में पैसा कितना है, 31,800। ये सोल्व कर दो भाई, 600 से गुणा किया है, 2 जीरो 18 12 13, 13,800। तो ये सिंपल सी आपकी अप्रोच होती है कि इन सवालों को डील कैसे किया जाए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। यहाँ पर आप अगले सवाल का ले लो स्क्रीनशॉट। कुछ आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। एक सवाल आपके पास, उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल देखना, इसका भी आप जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सेशन में डिस्कस हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि इनमें कोई डाउट नहीं है तो डिस्कस करने का क्या फ़ायदा, नए सवाल करते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं सर डाउट आ गया था, तभी इनको अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना है, नीचे कमेंट करके भी बताना है कि सॉल्यूशन हुआ है तो कमेंट कर दो, नहीं हुआ है तो बिल्कुल कमेंट करना है,
ताकि हम लोग क्या करें, आगे के सेशन में इन्हीं क्वेश्चंस को फिर शामिल कर दें। चलिए भाई, ये आपका MPPSC UPPSC एग्ज़ाम के पेपर सेकंड प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर सेकंड होता है, जिसमें क्वांट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनका सेट 6 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस की PDF और क्लासेज के जो पुराने लिंक हैं उनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी IQ नाम से, जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो। नीचे जो आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं वासुदेव गोदारा नाम से। तो चलिए फिर, आपके अगर कोई सजेशन है कमेंट ज़रूर करा करें, सेशन कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।